हेलो दोस्तों, ओमकार इंस्टीट्यूशन में आपका स्वागत है। और आज हम देखेंगे दोस्तों मध्य प्रदेश की जनजातियों में सबसे प्रमुख जनजाति। दोस्तों, इससे पहले कि यदि आपने क्लास नहीं देखी है तो एक बार जरूर देख लीजिएगा, जिसमें हमने एमपीपीएससी प्रीलिम्स की इकाई 10 को प्रारंभ कर दिया है। दोस्तों, आज की इस क्लास में हमारी जो है प्रमुख जनजातियां को हम अच्छे से यहाँ पर समझेंगे। देखो, अब तक हमारी कौन सी क्लास हो गई है वो देख लीजिए। सामान्य जानकारी की कक्षा हो गई है, जिसमें पूरे सिलेबस का तथ्यात्मक रूप से हमने अध्ययन किया है। लगभग 30 से 35% तक का जो एरिया है हमारे सिलेबस का, जो तथ्यात्मक रूप से है, जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है, वो सारा हमने यहाँ पर अच्छे से देख लिया है। इसके पश्चात हमने जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान देखे हैं। फिर हमने दोस्तों मध्य प्रदेश में जनजातियों का भौगोलिक विस्तार भी अच्छे से देख लिया है। अगला है हमारा दोस्तों यहाँ पर मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां। अब प्रमुख जनजातियां में सबसे पहले हम देख रहे हैं दोस्तों आज यहाँ पर भील जनजाति। थोड़ा सा देखो, इस बात को समझना दोस्तों, सिलेबस के अनुसार इस पूरे जो है हमारी जितनी भी जनजातियों वाले ये जो बिंदु है, इनको हम अच्छे से कंप्लीट करेंगे। कैसे कंप्लीट करेंगे, एक सरल रूप में मैंने आपके लिए थोड़ा सा इसको सरल बनाने का प्रयास किया है। इसको थोड़ा सा देखिएगा। देखो, ये है हमारी यूनिट 10 का सिलेबस। अब जो बच्चे नए नए, जो पिछली बार जिन्होंने एग्जाम नहीं दी थी या पहली बार जो अब एग्जाम देंगे, तो उनके लिए इस सिलेबस को थोड़ा सा समझना जटिलता लगेगी समझने में। देखो कैसे, क्योंकि यहाँ पर प्रमुख जनजातियां देती है और फिर यहाँ पर संस्कृति, परंपराएं और ये सारी बातें लिखी हुई है। तो किस जनजाति की कौन सी संस्कृति है, कैसे उनको याद करेंगे, कैसे उनकी परंपराएं हैं, विशेष कलाएं, त्योहार, उत्सव, एक क्रम में किस तरह याद किया जाए, इसके लिए थोड़ा सा फॉर्मेट बनाया है ताकि आप सभी को आसान लगे। देखो दोस्तों, ये बिंदु हमने देख लिया है कि मध्य प्रदेश में जनजातियों का भौगोलिक विस्तार। ठीक है, ये बिंदु हमारा हो गया है। दूसरा, हमने जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान भी पढ़ लिए। ठीक है, फिर हमारा सिलेबस का नया बिंदु जो है ये है दोस्तों मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां। अब इन जनजातियों में सारी जनजातियां हैं, जिसमें हम आज देख रहे हैं कौन सी जनजाति दोस्तों, भील जनजाति, है ना। लेकिन हम क्या करेंगे दोस्तों, इस जनजाति में ये बिंदु भी ऐड करेंगे। अब इस बिंदु को कैसे ऐड करेंगे, देखो, जब हम किसी भी जनजाति को लेंगे, जैसे आज हम भील जनजाति ले रहे हैं, तो भील जनजाति की जो भी जनजाति जो है ये, इसकी जो संस्कृति है, जिसके अंतर्गत परंपराएं हैं, विशिष्ट कलाएं हैं, त्योहार, उत्सव, भाषा, बोली एवं साहित्य, तो ये जो जनजाति हम पढ़ेंगे उसको, उसके साथ ही ये सारे आयाम जो है यहाँ पर कवर करेंगे। इससे हमारी जनजाति जो है, कोई सी भी जनजाति जो हम पढ़ेंगे उसके सारे रूप यहाँ पर तैयार हो जाएंगे। देखो, सबसे पहले मान लो भील जनजाति है, हम पहले तो इसकी उत्पत्ति देखेंगे दोस्तों। उत्पत्ति के साथ साथ इसका भौगोलिक विस्तार देख लेंगे। तो भौगोलिक विस्तार हमने वैसे पढ़ लिया है, लेकिन फिर भी हम इसका भौगोलिक विस्तार एक बार जानेंगे कि किस जिले में जनजाति रहती है। फिर इसकी सारी सामान्य जानकारी एक बार देख लेंगे। सामान्य जानकारी के पश्चात फिर हम आ जाएंगे दोस्तों इनकी परंपराओं पर। अब परंपराएं सभी रूप में, परंपराएं, सामाजिक परंपराएं, धार्मिक परंपराएं, इनकी आर्थिक परंपराएं। तो यहाँ पर परंपराओं को इस रूप में बांटेंगे। जैसे सामाजिक में आपका इनमें कैसा जो है वेशभूषा रहती है, विवाह कैसे होते हैं, उपजातियां इनकी क्या है, ये सारे आयाम जो है सामाजिक हम देख लेंगे। फिर आर्थिक में कृषि, पशुपालन कैसे जो है, क्या किस प्रकार से अपने आर्थिक गतिविधियों को संचालित करते हैं, इनकी खेती को क्या कहा जाता है, ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको आर्थिक रूप में समझ लेंगे। इसी प्रकार धार्मिक रूप से इनके देवी देवता क्या है, कौन से धर्म को मानते हैं, किस प्रकार से जो है अपने देवी देवताओं का पूजन करते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर परंपराओं में हम इन तीनों आयाम को कवर कर लेंगे। विशिष्ट कलाएं, अब दोस्तों विशिष्ट कलाओं में सारी बातें आ जाती है। जैसे इनके लोक नृत्य हुए, है ना, लोक गीत हुए, इनमें गोदना बहुत प्रिय रहता है। ये जो जनजातियां रहती है इनमें गोदन कला जो है अपना, इसका विशेष महत्व रहता है। इसमें अच्छे से इसको समझेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों त्योहार, उत्सव, भाषा, बोली, साहित्य, ये सारे बिंदु जो हैं यहाँ पर जो हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं और जहाँ से क्वेश्चन भी बने हैं, उन सारे टॉपिक को हम दोस्तों यहाँ पर इन जनजातियों से जोड़कर कंप्लीट करेंगे। एक सरल रूप में हमारा ये बिंदु भी अच्छे से दोनों क्या हो जाएंगे दोस्तों, पैरेलली चलेंगे और कंप्लीट होते जाएंगे। ठीक है, इसी रूप में हमने ये तो कंप्लीट कर ही लिया है। फिर यहाँ पर ये अलग बिंदु आ जाता है जिसमें जनजातियों ने किस प्रकार स्वतंत्रता आंदोलन में अपने योगदान दिए हैं, प्रमुख जनजाति व्यक्तित्व कौन कौन से हैं, ये अलग बिंदु है। इसको फिर बहुत अच्छे से इत्मीनान से समझेंगे। तो इन दोनों को इस रूप में हम आगे बढ़ाते हैं। और आज की हमारी ये क्लास जो है दोस्तों, ये यूट्यूब पर आज ये जो लास्ट क्लास रहेगी, चौथी या पांचवी क्लास है हमारी ये। बाकी की क्लास आपको हमारे ओमकार इंस्टीट्यूट के ऐप पर मिलेगी और वहां पर आपको इसके सारा जो जितना भी हम पढ़ा रहे हैं इसके जो है पीडीएफ नोट्स वहां पर आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे, ताकि आप केवल क्लास देखो
नोट्स पढ़ो और फिर टेस्ट लगाओ, बस आपको इतना ही करना है दोस्तों। यहाँ जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये मोर देन सफिशियंट रहेगा आपकी यूनिट 10 को ध्यान में रखकर। और इसके पश्चात आप केवल हमारे नोट्स पढ़िएगा, और नोट्स के साथ साथ जल्दी हमारी बुक भी आने वाली है, जो मैं आपको एक बार और बता देना चाहूंगा, ये वाली किताब, ठीक है। पहला संस्करण ये था, और अब 2026 के लिए जो है ये वाली किताब जल्दी अक्टूबर एंडिंग तक आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर इस किताब के माध्यम से और आप सिर्फ वीडियो के माध्यम से पूरी जो है क्लास को अच्छे से कंप्लीट कर पाओगे, ठीक है। चलो शुरू करें। ये है हमारी आज की क्लास दोस्तों, जिसमें हम मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां देख रहे हैं। और कौन सी जनजाति देख रहे हैं दोस्तों? भील जनजाति। अब भील जनजाति के बारे में आप जानते हो, हमने अक्सर हमारे सामने यदि किसी जनजाति का सामान्यतः हमसे या कोई जो मध्य प्रदेश एमपीपीएससी जो तैयारी नहीं भी कर रहा है, उस व्यक्ति से भी यदि हम बोलेंगे कि यार जनजाति, तो जनजाति में सबसे पहले उनको एक ही नाम याद आएगा, भील जनजाति। ये आप बहुत अच्छे से जानते हो। जब सिलेबस में हमारा यह जो है यूनिट नहीं जुड़ी थी, यूनिट 10, तब भी यदि आप सोचो हमारे सामने कोई जनजाति या इससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछा जाता है या बोली जाती है कि यार ये जनजाति आप सामान्य तो बता दो कौन कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश में रहती होगी, तो हमें सबसे पहले भील जनजाति ही याद आएगा। ऐसा क्यों दोस्तों? क्योंकि हमने सामान्यतः भील जनजाति को ही अपने आसपास पाया है ना। अन्य कई जनजातियां मध्य प्रदेश में 43 जनजातियां हैं, हमने उनके बारे में पढ़ लिया है, लेकिन एक सामान्य सी बात बता रहा हूँ दोस्तों। तो भील जनजाति जो है यदि हम इसको पढ़ते हैं तो इसके सारे रूप जो है हम यहाँ पर अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। तो देखो, हम सामान्यतः देखते हैं हमारे आसपास कई बार हमारे सामने ऐसी बात निकलती भी है, तो हम सबसे पहले भील या भील से जुड़ी हुई बात ही करते हैं अगर जनजातियों से संबंधित बात होती है तो, ठीक है। तो यहाँ पर हम अच्छे से भील जनजाति को कंप्लीट करेंगे, सारे आयाम इसके अच्छे से देखेंगे, समझना इत्मीनान से। देखो दोस्तों, हम देख रहे हैं यहाँ पर हमारी जो है पहली जनजाति जो है भील जनजाति, ठीक है। देखो हमारे सामने एक बार फिर मैं बता देता हूँ कितनी सारी जनजातियां हमें पढ़नी है। ये है इतनी सारी जनजातियां, जो मैंने एक बार फिर से जो है आपको बता देता हूँ, ये इतनी सारी जनजातियां हमें अच्छे से पढ़नी है। इन सभी जनजातियों से आपसे क्वेश्चन किसी भी रूप में आ सकता है, जिसका क्रम है, पहला हमारी जो है जनजाति जो है भील जनजाति, है ना। अब हम भील जनजाति को प्रारंभ करते हैं, है ना। ये है हमारी प्रमुख जनजातियों वाला बिंदु, और इस प्रमुख जनजाति वाले बिंदु में हमारी पहली जनजाति दोस्तों भील जनजाति, ठीक है। ये है हमारी भील जनजाति। देखो दोस्तों, सामान्यतः सबसे पहले जानो इनका भौगोलिक विस्तार। भौगोलिक विस्तार है दोस्तों इनका पश्चिमी मध्य प्रदेश में। ये हमने अच्छे से डिस्कस किया है पहले की कक्षा में, आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, वहां पर हमने बहुत अच्छे से इसको समझाया। तो सबसे पहले इस जनजाति में हम देखेंगे क्या, सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका दोस्तों भौगोलिक विस्तार, ठीक है। भौगोलिक विस्तार इसलिए जानना जरूरी है कि सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। भौगोलिक विस्तार के बाद हम देखेंगे दोस्तों इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये जनजाति अपनी उत्पत्ति कहाँ से, किस ईश्वर से मानती है, किस प्रकार अपनी उत्पत्ति को जानना, इनकी उत्पत्ति है इसको हमें जानना है, ठीक है। इसके पश्चात हमें इसकी सामान्य जानकारियों पर भी ध्यान देना है। सामान्य जानकारी से बहुत सारे तथ्य हैं जो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, आगे सारी कहानी बताऊंगा, अभी केवल जान लीजिए सामान्य जानकारी देख लेंगे। सामान्य जानकारी के बाद आएंगे दोस्तों इनकी परंपराओं पर। परंपरा इसलिए क्योंकि हमारे अगला जो सिलेबस का बिंदु है वो परंपरा ही है। अब इस परंपरा में भी हम क्या देख लेंगे दोस्तों, इनकी अपनी सामाजिक परंपराएं, है ना। ये जो है इनकी सामाजिक परंपराएं, सामाजिक परंपराएं के बाद इसकी आर्थिक परंपराएं देख लेंगे, ठीक है। आर्थिक परंपराएं, आर्थिक परंपराओं के बाद हम देखेंगे दोस्तों यहाँ पर इनकी धार्मिक परंपराएं, धार्मिक परंपराएं। ये बात मैं आपको फिर से लिखकर इसलिए बता रहा हूँ, थोड़ा सा मेरी बात समझना, केवल भील जनजाति नहीं, जितनी भी हमारी जनजाति जहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यदि इस फॉर्मेट में आप स्वयं के नोट्स भी रेडी करोगे या इस फॉर्मेट में आप क्लास पढ़ोगे, या आप कहीं से भी खुद से या कहीं से भी कंटेंट जुटाकर इस रूप में इसको प्रिपेयर करोगे, तो जनजातियों का सारा आयाम यहाँ पर कवर हो जाएगा। क्योंकि ये सिलेबस की ही मैं बात कर रहा हूँ। जब हम परंपराएं देख लेंगे तो परंपराओं के बाद बचेगा क्या दोस्तों, यहाँ पर इनकी जो है उत्सव हुआ, है ना। उत्सव के बाद हम इनके मेले देख लेंगे, है ना। मेले के बाद इनकी हम कलाएं देख लेंगे, है ना, जिसमें हमारी कौन कौन सी कलाएं आ जाती है दोस्तों, लोक कला। लोक कला कौन सी इनकी दोस्तों, लोकगीत, है ना। उसके बाद आ जाएगा इनका नाट्य, नाट्य कला, ठीक है।
नाट्य कला के बाद इनके आ जाएंगे दोस्तों नृत्य। ठीक है, नृत्य के बाद इनकी गोदन कला। ठीक है, ये सारी बातें आ जाएगी। लोक कला तो ये कॉन्सेप्ट अलग है, इनकी कलाओं में हम ये सारी बातें देख लेंगे। इनके लोकगीत है ना, नाट्य कला, नृत्य, गोदन कला, ये सारी आ जाती है इसकी कलाओं में। फिर इसमें दोस्तों भाषा, भाषा देख लेंगे, इनकी बोली देख लेंगे, है ना, और इनसे संबंधित जो है साहित्य उसको अच्छे से देख लेंगे। तो ये सारी बातें यदि हम किसी जनजाति की देखेंगे दोस्तों, तो हमारी जो जनजाति जिसको हम पढ़ रहे हैं वो सिलेबस के अनुसार पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जैसा हमने फॉर्मेट बनाया है इसी रूप में हम बात करते हैं। भौगोलिक विस्तार की यदि हम भील जनजाति की बात करें तो सामान्यतः दोस्तों यह मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में विस्तृत जनजाति है। किस क्षेत्र में दोस्तों? भील जनजाति जो है मध्य प्रदेश के कौन से क्षेत्र में दोस्तों? पश्चिमी क्षेत्र में। मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र मतलब दोस्तों यहाँ पर झाबा, झाबा हुआ, है ना, अलीराजपुर, झाबा, अलीराजपुर, है ना, खंडवा खरगोन भी मान लो आप यहाँ पर, खंडवा, खरगोन, है ना, ये जिले। इसके पश्चात हमारे उत्तरी उत्तरी पश्चिम क्षेत्र जो है इसमें जैसे हमारा मंदसौर हुआ, है ना, मंदसौर हो गया, नीमच हो गया, रतलाम हो गया। ये जो हमारे जिले हैं, जो हमारे मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में जो मुख्यतः जिले हैं, इन जिलों में भील जनजाति पाई जाती है। और दोस्तों यदि यहाँ पर मध्य प्रदेश में जो जनजातियां हैं उन सभी जनजातियों का परसेंटेज निकाले तो सर्वाधिक परसेंटेज जो है हमारा पश्चिमी क्षेत्र वाला ही है दोस्तों। लगभग यहाँ पर जनजातियों के प्रतिशत के आधार पर यदि हम देखें तो 36.27% आबादी जो है जनजातियों की किस क्षेत्र में रहती है? पश्चिमी क्षेत्र में रहती है, जो दोस्तों सर्वाधिक है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, इनको इनके जिले, इनका विस्तार। तो ये हो जाएगा इसका दोस्तों भौगोलिक विस्तार। ठीक है, चलो अब ये जो है जनजाति जो है अपनी उत्पत्ति किस प्रकार मानती है, तो देखो भील जो है सामान्यतः यदि हम भील का एक परिचय दें तो भील जो है एक शब्द जो है दोस्तों, यह जो भील शब्द है ये हमारा शब्द जो है यह भिल्ल शब्द से निकला है। किससे दोस्तों? भिल्ल शब्द से। और ये भिल्ल शब्द है ये संस्कृत का एक शब्द है। ठीक है, ऊपर सारी बातें लिखी, बस आपको मैं देखो दोस्तों थोड़ी सी एक बात और समझ लो। यूनिट 10 जो है अगर थोड़ा सा इसको आप अच्छे से एनालिसिस करोगे इसका, तो आप समझोगे कि ये तथ्यात्मक जानकारी इसमें आपको होनी चाहिए। ऐसे फैक्ट जो आपने कभी पढ़े नहीं है वो फैक्ट भी आपको यहाँ पर रटने होंगे। तो यहाँ पर जब हम फैक्ट को थोड़ा सा समझ लेते हैं उसके आसपास की चीजों को, तो वो हमें आसानी से याद हो जाते हैं और एग्जाम में हम सही आंसर तक पहुंच जाते हैं। बस मैं यही कर रहा हूँ, इसमें सारी जानकारी मैंने आपको दी है ताकि एक बार आप यहाँ पर रफ रीड कर लो इसको, एग्जाम टाइम में भी जब आप इसको पढ़ो तो आपको सारी चीजें एक बार में समझ में आ जाए। लेकिन मैं इसको थोड़ा और सरल बनाने का, थोड़ा सा इसमें कहानियां जोड़कर बताने का प्रयास करूंगा ताकि आपकी जो है यह जटिलता है इस सब्जेक्ट की, यह थोड़ी सी क्या हो जाए दोस्तों, सामान्य हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर भिल शब्द जो है यह संस्कृत भाषा के भिल्ल शब्द से निकला है, जिसका जिसका शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों धनुष। ठीक है, क्या होता है? धनुष। ऐसे ही दोस्तों एक द्रविड़ भाषा जो है इसका शब्द है बील। कई बार यह बील आपको बिलू नाम से भी मिलेगा, है ना। इसका अर्थ होता है जो बाण रहता है ना दोस्तों जिससे हम मारते हैं वो। ठीक है, तो यहाँ पर द्रविड़ भाषा का जो बिलू है या बील है इसका तात्पर्य है दोस्तों बाण से। तो ऐसी जनजाति या ऐसे लोग जो अपने पास क्या रखते हैं दोस्तों, धनुष और बाण रखते हैं, वही हमारे क्या कहलाएंगे दोस्तों, भील कहलाएंगे। और इन्हें धनुर्विद्या में निपुण माना जाता है। आप जानते हो दोस्तों भील जनजाति में धनुष बाण का अपना एक विशेष महत्व है। एक पौराणिक कहानी के माध्यम से आपको बताता हूँ। देखो आपने महाभारत में एक नाम सुना है दोस्तों, एकलव्य। ठीक है, एकलव्य के पिता जो थे उनका नाम था दोस्तों हिरण्य धनु। क्या नाम था दोस्तों? हिरण्य धनु। देखो थोड़ा सा इसको भी अच्छे से इस कहानी के माध्यम से समझना। ये है हिरण्य धनु और यह जो है निषाद जनजाति से थे। निषाद मतलब दोस्तों भील, इन्हें निषाद राज कहा जाता था। और ये निषाद राज हिरण्य धनु जो है इनके घर पैदा होते हैं दोस्तों कौन? एकलव्य। एकलव्य जो है धनुर्विद्या में आप जानते हो दोस्तों निपुण थे, बहुत ज्यादा जो है इनको जो है धनुर्विद्या का अच्छा ज्ञान था। और एक समय की बात है जब आप जानते हो
द्रोणाचार्य महाराज जो है जंगल से गुजरते हैं, तो उस समय अर्जुन और उनके साथ जो पांचों पांडव है, दुर्योधन है, दुर्योधन का भाई दुशासन, ये सब जंगल से निकलते हैं। उस समय जब एक प्रतिस्पर्धा के लिए द्रोणाचार्य जी जो है अर्जुन और पांचों पांडवों के साथ साथ दुर्योधन और दुशासन से कहते हैं कि कुछ जो कुत्ते हैं, इन कुत्तों को क्या है भौंकने से रोकना है और बिना उनको क्षति पहुंचाए। तो ऐसे में दोस्तों क्या होता है कि वो सब जो है बाण साधते ही हैं। इतने में जो हमारा एकलव्य है, यह बाण चलाकर उन सभी कुत्तों को शांत कर देता है। तो ये सब देखकर द्रोणाचार्य क्या हो जाते हैं दोस्तों, चकित हो जाते हैं। और फिर वो जो है उससे पूछते हैं कि यह जो है तूने विद्या कहाँ से सीखी, क्योंकि द्रोणाचार्य जी जो है वो अर्जुन को अपना सबसे परम शिष्य मानते थे और वही उसी को सर्वाधिक दुनिया में सबसे ज्यादा जो है उसी को धनुर्विद्या में सबसे ज्यादा जो है बेहतर बनाने का प्रयास करते थे। तो उसी क्रम में जब उन्हें पता चलता है कि यार ये एकलव्य जो है ये तो अर्जुन से भी कहीं ज्यादा योग्य हो सकता है, तो ऐसे में फिर वह जो है उससे अपना अंगूठा मांग लेते हैं। और पहले अंगूठा मांगने से पहले की थोड़ी सी और कहानी ये है कि वो उनसे पूछते हैं कि आपने जो है ये शिक्षा कहाँ से अर्जित की, तो वो बोलते हैं कि मैंने स्वयं आपसे ही सीखी है गुरु जी। तो द्रोणाचार्य पूछते हैं मैंने कभी आपको सिखाया नहीं, तो फिर वो बोलते हैं मैंने एक मूर्ति के माध्यम से, आओ मैं आपको दिखाता हूँ। अपने वो जहाँ रहता है वहाँ ले जाता है, द्रोणाचार्य जी की मूर्ति दिखती है उनको और बोलता है मैंने सर आप ही से जो है गुरुदेव सीखा है सारी चीजें। तो फिर द्रोणाचार्य जी उनसे अपना गुरु दक्षिणा के रूप में अंगूठा मांग लेते हैं और वो फिर अपना अंगूठा उनको गुरु दक्षिणा के रूप में दे देते हैं। तो यहाँ पर गुरु के प्रति उनका कितना सम्मान था, समर्पण था, ये चीज भी हमें सामने देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों कहानी ये है कि उस समय भी हम इस बात को लिंक कर सकते हैं कि धनुर्विद्या में इन लोगों का अपना शुरू से ही वर्चस्व। किनका दोस्तों, भील जनजाति का। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर ध्यान रखना। तो यहाँ जो है मैं कहानी बता रहा हूँ धनुष की, धनुष और बाण। तो धनुष और बाण किसका संबोधन है दोस्तों, यहाँ पर अगर संबोधित करेंगे हम तो भील जनजाति को। ठीक है, तो ये बात आप यहाँ पर ध्यान रखना। और इसके साथ साथ दोस्तों तेलुगु भाषा का भी एक शब्द है भिल, जिसका भी शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों धनुष, अर्थात जो धनुर्विद्या को जानता है। इनके लिए संस्कृत में एक किंवदंती भी है दोस्तों, विदंती इति भील, मतलब भील वह जो धनुर्विद्या जानता है। ठीक है, और जो यहाँ पर भेद करना जानता है। ठीक है, ये बात थोड़ा सा आप अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जनजातियों से संबंधित जो हमें भील जनजाति देखनी है, तो इसमें सबसे पहले हमें ध्यान रखना है धनुष बाण। ठीक है, यह जो है किससे संबंधित है, भील जनजाति से संबंधित है। ठीक है, चलो आगे दोस्तों देखो, ये सारी बातें मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। एक इतिहासकार है कर्नल टॉड। कर्नल टॉड ने इन्हें वन पुत्र व टालमी जो है इन्होंने इन्हें तीरंदाज कहा है, तथा इन्हें पुलिंद भी कहा जाता है। ये नाम ध्यान रखना दोस्तों, एक पुलिंद नाम याद रखना। और टालमी ने इन्हें किस नाम से संबोधित किया है, तीरंदाज। ठीक है, और कर्नल टॉड जो है इन्होंने इन्हें बल पुत्र कहा है। दोस्तों ये नाम बहुत बड़ा नाम है, इसको थोड़ा सा जानते हैं। देखो कर्नल टॉड जो है इन्होंने भील जनजाति को क्या बोला है दोस्तों, वन पुत्र बोला है। ठीक है, थोड़ा सा इनके बारे में जानते हैं। ये जो है दोस्तों ये राजस्थान के इतिहास के जनक बोले जाते हैं। कौन, कर्नल टॉड, ब्रिटिश अधिकारी थे ये। और इन्होंने दोस्तों राजस्थान में जो राजस्थान नाम का जो उच्चारण भी हम देखते हैं, वो उसमें भी इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है देने में। ठीक है, कर्नल टॉड। और इन्होंने जनजातियों को जाना सामान्यतः दोस्तों, यह जो है मध्य प्रदेश और राजस्थान में जो जनजातियों का विस्तार है, स्पेशली भील जनजातियों का, उनमें इन्होंने गहरी रुचि अपनी दिखाई है। ठीक है, तो इन्होंने इन्हें वनपुत्र कहा है और टालमी ने इन्हें तीरंदाज कहा है। ठीक है, इन्हें पुलिंद के नाम से भी जाना जाता है, ये बात भी यहाँ पर ध्यान रखना। ठीक है, चलो अगला है दोस्तों, ये स्वयं को महादेव का वंशज मानते हैं। अब जो भील जनजाति है ये स्वयं को क्या मान रहे हैं दोस्तों, महादेव का वंशज। इसके पीछे भी एक पौराणिक कहानी है, चलो वो भी आप समझ लीजिए। देखो दोस्तों होता क्या है, महादेव जी है, यह जो है पर्वत पर जो है अपनी क्या कर रहे थे, अपने ध्यान में मग्न थे। और इस समय इनका एक पुत्र है निषाद। ठीक है, ये पौराणिक कहानी में बता रहा हूँ, इनका एक पुत्र था निषाद। निषाद वहां पर आता है और शिव जी को ऐसे ध्यान में लगे हुए देखता है। और उस समय जो बेल है या जो नंदी जी है वो शिव जी के पास में ऐसे बैठे। तो नंदी जी का तो यही कार्य है कि जो है भगवान जो है शिव जी है, इनका कोई भी जो है ध्यान कोई भी भटकाए नहीं, इसलिए वो पहले से उनको निषाद वहीं पर उन्होंने रोक दिया। लेकिन निषाद फिर क्या करता है,
नंदी से युद्ध करता है और नंदी को उसमें पराजित कर देता है और नंदी का वध कर देता है। ठीक है, अब नंदी जी का वध हो जाता है। ऐसे में फिर शिव जी का जो ध्यान जो है भंग हो जाता है। शिव जी देखते हैं कि यार इसने तो इसकी हत्या कर दी। फिर शिव जी जो है यहाँ पर निषाद को जो है पर्वतों में जाने के लिए बोल देते हैं कि अब तू पर्वतों में ही रहेगा और आज से तेरा निवास स्थान वहीं रहेगा। तो ऐसे में फिर निषाद वहां से पर्वतों में चला जाता है। तो ये एक कहानी है, पौराणिक कहानी दोस्तों। और फिर तभी से ये लोग जो है निषाद जो है, स्पेशली जिनकी भील जनजाति से मैं बात करूँ तो ये कहाँ पर निवास करते हैं दोस्तों? पहाड़ों में निवास करते हैं। तो ये एक छोटी सी कहानी है और बाकी इसमें ऐसा पौराणिक कथा है, तो इसको थोड़ा सा बस वैसे जान लीजिएगा कि ये स्वयं को किसका वंशज मानते हैं दोस्तों? महादेव का वंशज, क्योंकि महादेव का वंशज, महादेव का पुत्र था निषाद, और निषाद को फिर महादेव कहाँ रहने के लिए भेज देते हैं? पहाड़ों में रहने के लिए भेज देते हैं। ठीक है, और नंदी को पुनः जीवित कर देते हैं। तो ये जो है पूरी कहानी है, थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। आगे दोस्तों ये अपना मूल निवास स्थान राजस्थान के कुशलगढ़ क्षेत्र के ढोलका को मानते हैं। ये इनका क्या है दोस्तों? मूल स्थान है। ठीक है, और भील जनजाति सामान्यतः हम देखते हैं दोस्तों 4 राज्यों में ये देखी जाती है। राजस्थान हुआ, गुजरात हुआ, हमारा मध्य प्रदेश हुआ और महाराष्ट्र हुआ। ज्यादातर यदि भील जनजाति देखी जाएगी तो प्रमुखतः इन 4 राज्यों में देखी जाएगी। तो राजस्थान में इनका क्या है दोस्तों? मूल निवास स्थान है। ठीक है, ध्यान रखना ढोलका। ठीक है, चलो ये इतनी सारी बातें आई होप आपको अच्छे से समझ में आई। ये हमने बात करी इसकी उत्पत्ति की। अब थोड़ा सा जानते दोस्तों इसकी सामान्य जानकारी, जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। सामान्य जानकारी से सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे। आगे भी हमने कुछ चर्चाएं कर ली है, कुछ हम अभी देख लेते हैं। देखो, भील जनजाति भारत की प्राचीन जनजातियों में से एक है, जिसका उल्लेख भारतीय धार्मिक ग्रंथों में भी है। यह देश के 4 राज्य राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से पाई जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर भारतीय धार्मिक ग्रंथों की बात कर रहे हैं, तो भील जनजातियों का यदि आप देखोगे दोस्तों तो हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी इनका बराबर उल्लेख मिलता है। यदि हम रामायण की बात करें तो रामायण में भी हम दोस्तों, आपने नाम सुना होगा, एक जब हमारी सीता माता जो है, रावण जो है उनको ले जाता है, तो उस समय भगवान राम जो है वन में भटकते हैं सीता माता को ढूंढने के लिए। तो उस समय सीता जी को खोजने में भगवान राम की मदद करता है एक राजा। वो भी राजा जो होता है वो भील जनजाति का होता है। ठीक है, इसके पश्चात दोस्तों हमने धार्मिक ग्रंथों में अभी हमने महाभारत का जिक्र किया है, जिसमें एकलव्य है। ठीक है, जिन्होंने द्रोणाचार्य को अपना अंगूठा गुरु दक्षिणा में दिया था। ठीक है, इसके साथ साथ दोस्तों आपने शबरी का नाम भी सुना होगा। रामायण में हम शबरी का भी जिक्र देखते हैं। शबरी जो है भगवान राम को कहीं भी मतलब झूठे बेर वो खिलाती है, क्योंकि कहीं भगवान आ रहे उसके यहाँ पर, तो भगवान को कहीं ऐसा ना रहे कि कोई सा फल खट्टा लगे, तो वो स्वयं चक चक कर जो है अपनी जो है डलिया में डालती है और फिर भगवान को खिलाती है। तो वहां पर भी हम क्या देखते हैं? उसका जिक्र देखते हैं। तो यहाँ पर भील जनजाति, वो भी शबरी भी जो है दोस्तों भील जनजाति से संबंधित थी, है ना। हमारा जो एकलव्य है वह भी जो है भील जनजाति से संबंधित था। ठीक है, यही नहीं दोस्तों, यदि हम इतिहास में भी देखें, इतिहास में भी यदि हम देखेंगे तो एक राजा हुआ करता था दोस्तों, राणा पुंजा। सेनापति था ये राणा पुंजा। और इस राणा पुंजा ने भी दोस्तों हल्दी घाटी का जब युद्ध हुआ था ना, तो हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का साथ दिया था। नाम याद रखिएगा, राणा पुंजा। तो वह भी जो है दोस्तों भील जनजाति संबंधित था। ये सारी बातें कभी आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन थोड़ा सा इन सब बातों को भी ध्यान रखिए। तो इस प्रकार से इनका काफी महत्व है हमारे इतिहास में भी और हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी। ठीक है, और भील जनजाति का विस्तृत वर्णन किया है दोस्तों टीबी नायक ने। टीबी नायक ने अपनी पुस्तक कौन सी दोस्तों? द भील अ स्टडी। अभी 2025 में प्रीलिम्स में यह क्वेश्चन आया था, मैच द कॉलम में यह क्वेश्चन पूछा गया था, और उसमें टीबी नायक द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है दोस्तों? द भील अ स्टडी है। तो ये बात भी आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो आगे। यह जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट परिवार का प्रतिनिधित्व करती है। दोस्तों प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट थोड़ा सा जानो। देखो, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट मतलब, इसको जानने के 2 रूप है। एक तो हमारी जो भारतीय जनजातियां हैं इसका इसमें जिक्र है, प्लस दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी हैं या वहाँ की जो प्राचीन जनजाति जो है, उन दोनों का ही यहाँ पर हम रूप देखते हैं प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट के रूप में। देखो दोस्तों, इस जनजाति को, जैसे ये यहाँ पर प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट परिवार है, तो इसको हम नस्ली आधार पर समझते हैं। नस्ली आधार पर ऐसे दोस्तों कि इसमें जो है, जो भी इस प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट परिवार का सदस्य होगा या इस नस्ल से संबंधित कोई व्यक्ति होगा, तो उसका नाक जो रहेगा वो चौड़ा रहेगा। ठीक है,
गहरा कलर रहेगा उसका, बाल उसके घुंघरालू रहेंगे, कद उसका छोटा रहेगा। तो इस प्रकार का जो हम ये आधार देख रहे हैं, ये जो आयाम देख रहे हैं, यदि कोई व्यक्ति जो है वो इस रूप में, इन चारों रूप में अगर ढलता है तो वो प्रोटोअस्ट्रेलाइड परिवार का सदस्य माना जाएगा। नस्ली आधार पर इसको देखा जाता है। तो यहाँ पर इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखना, हमारी जो भील जनजाति है ये किसका प्रतिनिधित्व करती है दोस्तों? प्रोटोअस्ट्रेलाइड का। ठीक है, इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, मध्य प्रदेश में यह जनजाति सर्वाधिक रूप से पाई जाती है। ठीक है, जो राज्य की कुल जनजाति जनसंख्या का 39.08% है। ठीक है, और 2011 की जनगणना के अनुसार इनकी संख्या कितनी दोस्तों? 59.93 लाख। दोनों बात ध्यान रखना, पहली बात तो यह है कि इनका परसेंटेज कितना है दोस्तों कुल जनजाति जनसंख्या में? 39.08%। अभी मैंने आपको बोला था 36.27%। तो ये 36.27% है ना, ये हमारे पश्चिमी क्षेत्र में जो जनजाति, हमारी भील जनजाति पाई जाती है उसका परसेंटेज है। ठीक है, ये ध्यान आप यहाँ पर रखना। और पॉपुलेशन वाइज यदि देखा जाए तो 39.08% इनका जनजाति जनसंख्या में परसेंटेज है। यदि आप संख्या के आधार पर देखोगे तो लगभग 60 लाख पॉपुलेशन है इनकी। ठीक है, ये ध्यान भी आप यहाँ पर रखिएगा। भील शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कथा सरित सागर में मिलता है, जिसमें इन्हें विंध्य क्षेत्र का निवासी बताया गया। दोस्तों, कथा सरित सागर जो है ये संस्कृत साहित्य है। ठीक है, सोमदेव ने इसे लिखा है और ये कश्मीर से संबंध रखते थे सोमदेव। ठीक है, ये बात आपको पता होगी। और इसमें पहली बार जो है इनका क्या है, ऐतिहासिक रूप से इसमें इसका वर्णन है, जिसमें इन्हें विंध्य क्षेत्र का निवासी बताया गया है। ये बात ध्यान रखिएगा। और यह जो है भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। देखो, भारत की क्या है? दूसरी सबसे बड़ी जनजाति, क्योंकि भारत की पहली सबसे बड़ी जनजाति है दोस्तों गोंड। लेकिन मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी दोस्तों? तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है भील। ठीक है, और गोंड जो है मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। तो इन दोनों बातों को थोड़ा स्पष्ट रूप से समझिएगा। ठीक है, भीली समुदाय रेडियो केंद्र अलीराजपुर में स्थित है। ठीक है, और यह मध्य प्रदेश का पहला क्या है दोस्तों? रेडियो केंद्र है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? इनकी सामान्य जानकारी देख रहे हैं। और सामान्य जानकारी इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों कि पहले इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानो, फिर हम इनके परंपराएं, रीति रिवाज है ना, इनके बारे में थोड़ा अच्छे से जानेंगे। अगला बिंदु है यहाँ जनजाति। यह जो जनजाति सर्वाधिक रूप से कहाँ पाई जाती है दोस्तों? धार जिले में पाई जाती है। ठीक है, और ऋग्वेद में भील जनजाति के लिए अनास शब्द का प्रयोग किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, है ना। अनास के अलग अलग मीनिंग है, भिन्न है। मित्रता, तो और भी बहुत सारे बतख वगैरह बहुत सारे इसके मीनिंग निकलते हैं। लेकिन ऋग्वेद में इस जनजाति का जो है अनास शब्द से इसका संबंध बताया गया है। ठीक है, चलो, निषाद शब्द का प्रयोग भीलों के लिए किया जाता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था दोस्तों, निषाद राज, है ना, हिरण्य, उसका नाम क्या है दोस्तों? हिरण्य धनु। हिरण्य धनु जो है ये भी निषाद राजा था, और यह इसका पुत्र ही था हमारा एकलव्य। तो यहाँ पर सीधी सीधी बात समझ में आती है, निषाद शब्द का जो है प्रयोग किसके लिए किया जाता है दोस्तों? भील जनजाति के लिए किया जाता है। ठीक है, महर्षि वाल्मीकि का संबंध भी भील जनजाति से ही है। दोस्तों, जो महर्षि वाल्मीकि जो है इनका संबंध किससे? भील जनजाति से। वाल्मीकि जो है हमारे रामायण के रचिता है, और इनका संबंध भी किससे बता दिया यहाँ पर दोस्तों? भील जनजाति से। ठीक है, और वालिया, इनको वाल्मीकि जो है इनको वालिया नाम से भी जाना जाता है। इनका एक नाम वालिया भी है, ये भी आप यहाँ पर देख लीजिएगा। तो यह भी भील जनजाति से संबंधित है। मामा बालेश्वर दयाल को भीलों का गांधी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मामा बालेश्वर दयाल जो है ये क्या है दोस्तों? एक राजनेता भी है, और राजनेता के साथ साथ एक समाज सेवक भी है। इन्होंने भील जनजातियों के उत्थान के लिए बहुत सारे कार्य किए, जिसमें इन्होंने राजस्थान तथा अपना मध्य प्रदेश दोनों क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाई है। और इसी बात को ध्यान में रखकर मामा बालेश्वर दयाल को भीलों का गांधी कहा जाता है। ठीक है, ये नाम याद रखना दोस्तों, राजनेता भी है और इनको भीलों का गांधी कहा जाता है। ठीक है, अगला है भील जो है केसरीनाथ। देखो, इनके एक भगवान है केसरीनाथ, जिनको ये मानते हैं। कई बार भीलों में लड़ाई हो जाती है, कोई बोलता है कि मैं सच बोल रहा हूँ, कोई बोलता है कि मैं सच बोल रहा हूँ। ऐसे में फिर चयन कैसे किया जाए? तो इनमें एक ऐसी मान्यता है कि इनके जो केसरीनाथ है, अगर इनके केसरीनाथ भगवान जो है, इन पर यदि कोई, इन पर चढ़ाई गई जो केसर है, उस केसर का पानी पीकर यदि इनसे जो बुलवाया जाएगा
तो ये सच ही बोलेंगे, ये उसे पीकर कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। तो उस समय दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है, ये मतलब उस समय झूठ नहीं बोलते हैं। जब केसीनाथ पर चढ़ाई गई जो केसर है उसका पानी भील पी लेते हैं तो फिर ये हमेशा सच ही बोलते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। आगे दोस्तों, भील जनजाति का प्रमुख रणघोष क्या है दोस्तों? फायरे। फायरे ऐसा पुंगी टाइप ऐसा रहता है, उसको बजाने का है, और ये इनका क्या है दोस्तों? रणघोष है। तो ये बात भी आप यहाँ पर ध्यान रखना। तो ये सामान्य जानकारी देख ली, भौगोलिक स्थितियां इसकी देख ली, उत्पत्ति हमने देख ली। अब आते हैं हमारे सिलेबस का जो मेन बिंदु है। जैसे जैसे हमारे सिलेबस की ये वाली बात है ना, ये वाला जो है हमारा पॉइंट, इसको अब अच्छे से क्लियर करते हैं। ठीक है, जिसमें परंपराएं, विशिष्ट कलाएं देख लेंगे, त्योहार, उत्सव, भाषा, बोली एवं साहित्य। तो भील जनजाति से संबंधित ये सारी बातें हमारी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए मैंने आपसे बोला था इसको हम थोड़ा उस रूप में देखेंगे जिससे हमें सरलता लगे और आसानी से हम इसको अच्छे से कवर कर पाए। सबसे पहले देखेंगे परंपराओं में भी भीलों की धार्मिक परंपराएं। ठीक है, अब धार्मिक परंपराएं इनमें दोस्तों कई प्रकार की जो है हमारी क्या है, धार्मिक परंपराएं, इनके अपने अपने क्या है, देवी देवता है। ठीक है, और उनको हम बेहतर तरीके से यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। देखो, अब धीरे धीरे क्या है, जो भील जनजाति के लोग भी जो है, अब हमारे भी देवी देवताओं को, जैसे हमारे नहीं, देवी देवता तो सबके ही है, लेकिन सामान्यतः जैसे हनुमान जी हुए, शंकर भगवान हुए, इनको भी अब ये मानने लगे। ठीक है, इनके अपने अपने तो देवता है ही, लेकिन सामान्यतः अब इनका झुकाव धीरे धीरे इस साइड भी हो रहा है। देखो, भीलों में कई परंपराएं, विद्वान ने ये सारी बातें देख ली है। इनका जो धार्मिक रूप है या धर्म का जो स्वरूप है, ये क्या है दोस्तों? आत्मवादी। आत्मवादी मतलब, थोड़ा सा इस बात को भी समझ लो। देखो, हम सब जानते हैं दोस्तों, जैसे हमारा अगर हम देखा जाए, हमारे संदर्भ में हम बात करें तो हम क्या बोलते हैं कि आत्मा जो है अमर है। ठीक है, और आत्मा जो है एक स्थान से दूसरे स्थान या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रवेश कर जाती है। न कभी ये खंडित होती है, न कभी नष्ट होती है, न गलती है, न हवा में सूखती है। इसका कभी किसी प्रकार से कोई नष्ट होना संभव नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि आत्मा ही क्या है दोस्तों? परमात्मा है। तो इसी प्रकार भील भी जो है, इनका भी यही विचार है कि जो आत्मा है यही परमात्मा है, और हमें स्वयं का ही क्या करना है दोस्तों? हमें स्वयं की आत्मा को संतुष्ट रखना है, स्वयं की आत्मा में सुकून रहे ऐसे कार्य करने हैं। इसी बात को ध्यान में रखकर जो है हम कह सकते हैं कि इनकी जो धार्मिक परंपरा है वो क्या है दोस्तों? आत्मवादी है। ठीक है, तो यहाँ पर ज्यादा इतना अंतर है नहीं। इनके अपने देवी देवता है, और इनके देवी देवताओं में दोस्तों सबसे ज्यादा अगर महत्वपूर्ण देवी देवता है तो वो है दोस्तों राजा पंथा या भीलड़ देव। ये सबसे शक्तिशाली इनके देवता है, सबसे महत्वपूर्ण देवता इनके माने जाते हैं। कौन? राजा पंथा या भीलड़ देव। लेकिन इनके अपने और भी दोस्तों बहुत सारे देवता हैं, देवी देवता हैं, जो क्या करते हैं दोस्तों? हर स्पेशल काम के लिए इनकी जो है मदद करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं क्रमबद्ध रूप से। देखो, ये है इनके देवी देवता, और इनके अपनी अपनी विशेषताएं हैं, इसलिए इन देवताओं का ये पूजन करते हैं। जैसे मान लो किसी को चोरी करनी है, तो वो चोरी करने के लिए भी अपनी एक माता जी रहती है इनकी, चोरण माता, उनके पास जाते हैं, है ना, उनको मनाते हैं। इसी प्रकार जब इनके गांव की रक्षा करनी होती है तो ये गांव के देवता के पास जाते हैं। ठीक है, तो बीमारियों से रक्षा करनी होती है तो बीमारी के देवता के पास जाते हैं। तो इनके पास अपने अपने क्या है? देवता है, और इन देवताओं को ये क्या है दोस्तों? अपनी विपत्ति के समय याद करते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले बाप देव या इंद्र देव। तो बाप देव और इंद्र देव जो है, इनकी मान्यता ऐसी है भील जनजाति की कि यह जो है, इनकी आराधना से क्या होगी दोस्तों? वर्षा होती है। ठीक है, और ये बाप देव के नाम से दिवासा भी मनाते हैं। बाप देव ही इनके क्या है दोस्तों? इंद्र देव है, और इनको जो है ये किसके? वर्षा के लिए इनको, इनकी आराधना करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार कुहाजा देव, तो दिवाली की पड़वा को मुख्य रूप से इनकी पूजा की जाती है, और यह संपन्नता के प्रतीक तथा गाय बैलों की बीमारियों से रक्षा करते हैं। आपको क्या ध्यान रखना है दोस्तों? भील जनजाति में कौन से देवता जो है जो गाय बैलों की यहाँ पर बीमारियों से रक्षा करते हैं? तो वो है कुहाजा देव। इसी प्रकार दोस्तों गल देव या गल बाप जी, भील इन्हें नरसिंह भगवान के रूप में पूजते हैं, और इन्हें भीलों का पितृ देव भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस देवता को भीलों का पितृ देव भी कहा जाता है? तो वो है हमारे गल देव या गल बाप जी। ठीक है, तो ऐसे ध्यान रखना। इसी प्रकार दोस्तों घिर सीरी या थम्बोला देव, तो यह भारी बाधाओं के प्रकोप से बचने के लिए भीलों के घर के प्रमुख स्तंभ के पास ग्रह देव की स्थापना की जाती है, जिन्हें घिर सीरी या थम्बोला देव भी कहते हैं। इसी प्रकार दोस्तों ग्रह देव है, ग्रह देव में खत्री, जो व मृग पूर्वजों का वास होता है।
देसी भाबर, भाबर जो है ये गोत्री भीलों का संरक्षक देव है और यह संकट के समय साथ देते हैं। ठीक है, इसी प्रकार सावन माता या माल्या बाबा है जो कृषि व वन उपजों की रक्षा करते हैं और इनकी स्थापना खेत में की जाती है। निम्नलिखित में से किस देवता की भील जनजाति में किस देवता की स्थापना खेत में की जाती है? तो वो है माल्या बाबा, ठीक है, या सावन माता। आगे दोस्तों भैरू देव, यह शक्ति के प्रतीक है और युद्ध में जाते समय इनकी वंदना करते हैं। भैंसा देव भैंस एवं पाड़ों की रक्षा करते हैं। जस्सा देवी या जिसे हम लक्ष्मी बोलते हैं दोस्तों, यह जो है भील दिवाली के दिन जस्सा माता का पूजन करते हैं। हम भी सामान्यतः लक्ष्मी माता का दिवाली के दिन पूजन करते हैं। सोवन माता, यह पशुओं की रक्षिता है जो जंगली जानवरों और जीव जंतुओं से पशु पक्षियों की रक्षा करते हैं। ठीक है, या जीव जंतुओं की रक्षा करते हैं। होवन माता, यह जो है दैनिक व प्राकृतिक प्रकोपों से रक्षा करती है। कौन दोस्तों? होवन माता। बड़वा, इसे होवन माता का भार आता है तथा यह वर्ष भर के लिए क्या करता है दोस्तों? भविष्यवाणी करता है, ध्यान रखिएगा। बड़वा इंपोर्टेंट नाम है ना। ये क्या करता है दोस्तों? भविष्यवाणी करता है वर्ष भर के लिए कि अगले साल बारिश कितनी होगी, है ना, ठंड कितनी होगी, किस फसल के अच्छे दाम रहेंगे, किसके नहीं रहेंगे, बीमारियां ज्यादा रहेगी कम रहेगी, है ना, चोरी ज्यादा होगी नहीं होगी, ऐसी छोटी छोटी बातें जो है सारी जो है ये पहले से भविष्यवाणी है कर देते हैं। इसी प्रकार एकाली व शीतला माता, यह शारीरिक विकार व बीमारियों की रोकथाम करती है। खोडियाल माता जो है यह अपंग व विकलांग को ठीक करने वाली देवी होती है और सामान्यतः आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भीलों में प्रचलित खोडियाल माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो यह है दोस्तों झाबुआ में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चोरण माता, जिनके बारे में मैंने बताया था, तो यहाँ पर चोरी और डकैती में सफलता पाने के लिए चोरण माता की पूजा की जाती है। चोरी करने जाना है अगले दिन, तो पहले उससे एक दिन पहले चोरण माता के मंदिर जाते हैं, माता जी को मनाते हैं और जो भी है वहां पर अपना भाव रखते हैं कि 50% मंदिर में लगवा दूंगा और बाकी का 50% अपने पास रख लूंगा। इस प्रकार से जो है ये क्या करते हैं? अपनी चोरी को क्रियान्वित करते हैं। ठीक है, चोरण माता। आगे जो है यहाँ पर भगवान शंकर को अपना संरक्षक एवं पिता मानते हैं, है ना, ये हमने देखा है। शिव जी का वंशज मानते हैं स्वयं को ये। और अम्बा, यह आदि शक्ति भवानी की अम्बा, काली और दुर्गा के स्वरूप में पूजा करते हैं। नाग जो है नाग पंचमी पर नाग देवता का पूजन करके नाग को दूध पिलाते हैं और हनुमान जी की भी यह पूजा करते हैं। मतलब यहाँ तक आते आते जो है सामान्यतः जो भगवान शंकर, हनुमान जी, अम्बा माता, इनका भी यह पूजन अब करने लग गए हैं। ठीक है, चलो अब पूजन पाठ इनका देख लेते हैं। देखो, देवी देवताओं के पश्चात हम देखेंगे इनका पूजन पाठ। देखो पूजन पाठ में क्या है दोस्तों, तो भीलों में पिथोरा पूजन महत्वपूर्ण है। आप जानते दोस्तों पिथोरा पूजन भीलों से संबंधित है और इनमें यह महत्वपूर्ण है। पिथोरा पूजन कौन करता है दोस्तों? बड़वा करता है। देखो 2 से 3 चीज बातें जो है यहाँ पर याद रखना। पिथोरा इनका सबसे प्रमुख पूजन है। ठीक है, इसमें जो पिथोरा जो है यह जो है इसका पूजन कौन करेगा दोस्तों? बड़वा करेगा, क्योंकि बड़वा जो है इनका क्या है? शुद्ध, या मतलब देखा जाए तो साफ व्यक्ति जो है किसे माना जाता है? बड़वा को माना जाता है, जो इसका क्या करता है? पूजन करता है। आपसे सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि पिथोरा पूजन किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? तो बड़वा द्वारा किया जाता है ना। और इसमें जो पिथोरा पूजन है इसमें लखेंद्रा या लाखरा, दो दो रूप में आपसे पूछा जा सकता है, लाखरा या लखेंद्रा आकर एक बड़ा सा चित्र बनाता है। तो मतलब जो पिथोरा पूजन में चित्र बनाया जाएगा वो चित्र किसके द्वारा बनाया जाएगा दोस्तों? लखेंद्रा या लाखरा द्वारा बनाया जाएगा। और पिथोरा पूजन में जो बड़वा जो है ये पिथोरा का क्या करेगा दोस्तों? पूजन करेगा। ठीक है, तो पूजन बड़वा कर रहा है, चित्र कौन बना रहा है दोस्तों? लखेंद्रा या लाखरा। इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। तथा इसमें पिथोरा कुंवर की कथा निरूपित की जाती है और इस कथा को मलगा गायक द्वारा गाया जाता है। और मलगा क्या करेगा दोस्तों? यह गायक रहेगा जो क्या करेगा? इसको गाएगा। ठीक है, तो पिथोरा पूजन की 3 चीजें देखो। पूजन कौन कर रहा है दोस्तों? बड़वा कर रहा है। चित्र कौन बना रहा है? लखेंद्रा बना रहा है। और इसको गा कौन रहा है दोस्तों? मलगा गा रहा है। आपसे यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, इंपोर्टेंट है, इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। आगे दोस्तों इनकी अपनी सामाजिक परंपराएं देख लेते हैं। ठीक है, धार्मिक परंपराएं हमने देख ली, अब सामाजिक परंपराएं। सामाजिक परंपराएं सामान्यतः दोस्तों यह जो है पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार के रूप में रहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इनके जो गांव है, इनके गांव के मुखिया को कहा जाता है दोस्तों गमेती। ये बात आप यहाँ पर ध्यान रखना, भीलों के गांव के जो मुखिया रहते हैं इनको क्या कहा जाता है दोस्तों? गमेती। ठीक है, और ये स्वयं को क्या कहलाना पसंद करते हैं दोस्तों? मामा।
इसीलिए हम बोलते हैं भील मामा, टांटिया मामा। तो टांटिया मामा जो है वो भील जनजाति से संबंधित है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, जो मामा है यह संबोधन इनको अति प्रिय है। ठीक है, आगे है दोस्तों इसमें भीलों की सामाजिक परंपराओं को हम उसके विवाह, वस्त्र आभूषण, उपजातियां, रहन सहन, खान पान, अस्त्र शस्त्र, निवास स्थान के माध्यम से समझ सकते हैं। देखो, हमें क्या समझनी दोस्तों, भीलों की सामाजिक परंपराएं। तो सामाजिक परंपराओं को सबसे पहले देखते दोस्तों इसके विवाह के रूप में। ठीक है, भीलों में प्रचलित कुछ विवाह हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले घर घुसी विवाह या घुसपैठिया विवाह। दोस्तों, घर घुसी या घुसपैठिया विवाह जो है, इसमें जो लड़का है वह लड़की के घर जाएगा, वहां उसके माता पिता की सेवा करेगा। उसकी माता पिता की सेवा करने के पश्चात यदि उस लड़की के माता पिता उससे खुश हो जाते हैं तो उसे फिर उस लड़की के साथ उसका विवाह संपन्न करवा देते हैं। फिर वह जो लड़का है वह दामाद के रूप में उसी घर में रहकर जो है अपना जीवन यापन करेगा। ठीक है, मतलब वो ससुराल में ही रहेगा और वहीं पर जो है उसका विवाह संपन्न करवा दिया जाएगा। ठीक है, ऐसा विवाह घर घुसी विवाह कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। गोल गधेड़ो विवाह, इसे परीक्षा विवाह भी बोला जाता है। गोल गधेड़ो विवाह में क्या होगा दोस्तों, जो लड़की के पक्ष वाले हैं ये क्या करते हैं, लड़के की परीक्षा लेते हैं। या जो लड़कियां रहती है या युवतियां रहती है वो क्या करती है, परीक्षा लेगी किसकी, उस सामने वाले वर की, जो उससे क्या विवाह करना चाहता है। यदि उस परीक्षा में वह पास हो जाता है तो फिर जो है उसका विवाह उसकी पसंदीदा लड़की से कर दिया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है दोस्तों, थोड़ा इसको भी समझना। ये सामान्यतः तो होली के अवसर पर इसको किया जाता है और इसमें युवतियां जो है एक गोले में खड़ी रहेगी और बीच में जो युवक रहेंगे इन पर जो है वो किसी प्रकार से, चाहे वो शारीरिक या मानसिक रूप से किसी प्रकार से भी उस परीक्षा को ये ले सकते हैं। यदि वहां से निकल कर वह जो है युवक उस लड़की के साथ, वहां से निकलकर उस लड़की के साथ यदि वहां से भाग जाता है तो ऐसे में फिर इनका विवाह संपन्न करवा दिया जाता है। एक तो इसका ये रूप है। दूसरा ये रूप है दोस्तों कि लड़की पक्ष के जो है माता पिता वो बहुत जटिल परीक्षा जो है उस युवक की लेते हैं। यदि वो उस परीक्षा में पास हो जाता है तो फिर उसका विवाह संपन्न करवा दिया जाता है। तो ऐसे हैं ये गोल गधेड़ो विवाह। नात्रा विवाह, इसमें दोस्तों जो विधवा है उनके साथ विवाह संपन्न संपन्न करवाया जाएगा या उनका पुनर्विवाह जो है किया जाता है। विनिमय विवाह, दोस्तों विनिमय विवाह जो है इसे वधु धन का प्रचलन जो है इसमें है भील जनजाति में। दोस्तों इसमें क्या होगा, थोड़ा सा इसको समझना। सामान्यतः जो लड़का पक्ष जो रहता है या जो वर का पक्ष रहता है वो लड़की पक्ष से क्या है पैसे लेता है। लेकिन इसमें क्या है, जो कन्या वाला पक्ष है या जो वधु वाला पक्ष है वो जो है वर पक्ष से क्या लेगा दोस्तों, एक निश्चित राशि जो है निर्धारित की जाएगी और वह जो है उसकी मांग करेगा। फिर ऐसे में जो वर वाला पक्ष है वधु को पैसे देता है, फिर जो है शादी संपन्न होती है। ठीक है, हाल ही में इसको जो है अभी धीरे धीरे समाप्त कर दिया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। इसी को हम बोलते हैं कन्या मूल्य या वधु मूल्य या दापा, एक ही बात है। ठीक है, गंधर्व विवाह दोस्तों, गंधर्व विवाह लव मैरिज है ना, ये तो जानते हो आप। इसमें लड़का और लड़की दोनों अपनी रजा मर्जी से क्या कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं। इसमें किसी प्रकार से जो है पारिवारिक जो लोग हैं इनका कोई भी उसमें हस्तक्षेप नहीं रहता है। ठीक है, वो अपनी मर्जी से शादी कर लेते हैं। लव मैरिज, गंधर्व विवाह, ये भी इसमें प्रचलित है। सेवा विवाह वही है दोस्तों जो हमने बात करी थी, घुसपैठिया या घर घुसी विवाह। सेवा विवाह में जो है लड़का क्या करेगा, लड़की के घर जाएगा, उसके माता पिता की सेवा करेगा, उसके माता पिता उससे खुश हो जाएंगे और ऐसे में फिर जो है अपनी लड़की को उसके साथ जो है ब्याह करने के लिए रेडी कर लेंगे। ठीक है, चलो परीक्षा विवाह अभी हमने देखा दोस्तों, है ना, गोल गधेड़ो विवाह का ही रूप है परीक्षा विवाह। भगोरिया विवाह, भगोरिया विवाह भी जो है दोस्तों इसमें भी यही है। देखो भगोरिया जो है होली के पर्व पर लगता है ये मेला। इसमें भी जो है युवतियां क्या करेगी, गोले में खड़ी रहेगी। युवक जो है वहां से उन महिलाओं में से किसी एक महिला जिसको वो पसंद करता है उसके साथ यदि उस गोले से निकलकर वहां से दूर जा सकता है, यदि वहां से दूर चला जाएगा तो फिर बाद में उन दोनों का विवाह जो संपन्न कर दिया जाता है। तो ये भी इस प्रकार का एक विवाह है। आगे इसको और अच्छे से समझेंगे। अपहरण विवाह, जिसमें कन्या को जो है अपहरण कर लिया जाता है, फिर बाद में दोनों जो है क्या कर लेते हैं, विवाह कर लेते हैं। शक्ति के प्रदर्शन के आधार पर विवाह करना, शक्ति विवाह भी इसमें प्रचलित है। और कन्या मूल्य या दापा या वधु मूल्य जो है ये भी यहाँ पर इस भील जनजाति में इस प्रकार के जो है विवाह प्रचलित है। ठीक है, ज्यादा नहीं, आपको बस थोड़ा थोड़ा ध्यान रख लेना है, विवाह के नाम याद रखना कि कौन सा विवाह किस जनजाति से संबंधित है। ठीक है, सामान्यतः सभी जनजातियों में इस प्रकार के जो है विवाह होते हैं। थोड़ा सा आप इसको देख लीजिएगा। चलो
अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी प्रोसेस की। ये विवाह जो है इनमें प्रोसेस क्या है, देखो बिलों में विवाह का आरंभ सगाई की रस्म से होता है जिसे हम मंगनी कहते हैं। ठीक है, मंगनी से जो है इसका प्रारंभ होता है और मंगनी की प्रक्रिया पूरी करवाने हेतु भांज गड़िया नामक व्यक्ति को चुना जाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना दोस्तों, भांज गड़िया नामक व्यक्ति का संबंध जो है ये भील जनजाति से संबंधित है और ये क्या करता है दोस्तों, मंगनी की प्रक्रिया पूरी करवाता है। मतलब शादी में हस्तक्षेप किसका रहेगा, भांज गड़िया नामक व्यक्ति का रहेगा। ठीक है, यह क्या करता है दोस्तों, यह दोनों परिवारों का परिचित होता है और मंगनी पक्की होने पर दापा या वधु मूल्य जो है इसके लिए वर पक्ष को संदेश भेजता है। ठीक है, ये जो भांज गड़िया है ये बीच में रहता है, ये दुल्हन वाले पक्ष से भी रहता है और दूल्हे वाले पक्ष से भी रहता है। फिर क्या करता है, अब आप जानते हो इसमें हमने वधु मूल्य या दापा विवाह हमने देखा है। तो ऐसे में जो भांज गड़िया है ये क्या करेगा, जो वधु मूल्य ने बोल दिया है कि हम 5 लाख में जो है शादी को संपन्न करना चाहते हैं, तो ये जो राशि है फिर ये किसको बताएगा, वर पक्ष को बताएगा। वर पक्ष बोलेगा हाँ हम राजी है, तो फिर ये वधु पक्ष को बोलेगा हाँ वो राजी है, और फिर बाद में जो है क्या कर लेते हैं, विवाह कर लेते हैं। तो बीच में जो है ये क्या करता है दोस्तों, हस्तक्षेप करता है इस शादी में और इसको हम बोलते हैं भांज गड़िया। ठीक है, ये नाम याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो अभी हमने बात करी थी कन्या मूल्य, वधु मूल्य या दापा जो है इसे जो है मूल्य आधारित विवाह कहते हैं और इसमें वधु पक्ष को वर पक्ष द्वारा निर्धारित मूल्य दिया जाता है। लेकिन अक्टूबर 2016 में इसे जो है क्या कर दिया दोस्तों, समाप्त कर दिया है। ठीक है, और इसके लिए जो अभियान चलाया गया था वो अभियान चलाया था साथीदार अभियान। तो ये बात थोड़ी ध्यान रख लीजिएगा। और भील जनजाति के विवाह में कन्यादान की परंपरा भी प्रचलित है, जिसे किस नाम से जानते हैं दोस्तों, ओगी नाम से। तो इनमें कन्यादान की भी जो है परंपरा प्रचलित है, जिसे ओगी के रूप में ये जानते हैं। आगे दोस्तों, यदि कन्या पक्ष के माता पिता आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है तो इस जनजाति में भरायण विवाह, भरायण विवाह मतलब रिश्तेदारों द्वारा इसका विवाह जो है संपन्न करवाया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, भरायण विवाह किस जनजाति से संबंधित है, तो यह जो है भील जनजाति से संबंधित है। और इसमें यदि वधु के जो पापा मम्मी है या उसके पेरेंट्स है, यदि उसकी शादी करवाने के लिए सक्षम नहीं है आर्थिक रूप से, तो फिर रिश्तेदारों द्वारा जो है उसका शादी जो है उस लड़की की करवाई जाती है और यही जो है कहलाता है हमारा भरायण विवाह। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। आगे यहाँ पर इसकी उपजातियां, अब भीलों की उपजातियों को देखते हैं दोस्तों। इनके 2 वर्ग हैं, एक धानु का वर्ग है और एक नामकड़ा वर्ग। ये भीलों के 2 उपवर्ग हैं और भिलाला जो है इसकी प्रमुख उपजाति है, जिसको दोस्तों यहाँ पर देखो यह इनका मूल निवास जो है छत्तीसगढ़ को यह मानते हैं और यह भीलों की सबसे बड़ी उपजाति है एवं स्वयं को महाराणा प्रताप का वंशज मानते हैं। तो भीलों की कौन सी उपजाति स्वयं को महाराणा प्रताप का वंशज मानती है, तो वो है दोस्तों भिलाला। ठीक है, और भिलाला जो है ये भीलों से थोड़ा और क्या है, बेहतर स्थिति में। सामान्यतः अब ये दोस्तों पहाड़ी क्षेत्रों में नहीं रहते हैं, यह जो है अब धीरे 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 हमारी तरह ही रहते हैं। मतलब इनके अपनी खेती बाड़ी है ना, ये जो गाय भैंस रखते हैं, अब इनमें बहुत ज्यादा सुधार हो चुका है। तो यह भीलों से थोड़ा अपना लेवल ऊपर मानते हैं और स्वयं को महाराणा प्रताप का वंशज भी मानते हैं। तो यहाँ पर ये बात भी ध्यान रखना। ठीक है, इनके अतिरिक्त बरेला भीलों की क्या है दोस्तों उपजाति है, पटालिया, राधिया या रथियास, उजला, तड़वी। तड़वी याद रखना दोस्तों भील जनजाति में जो इस्लाम धर्म को मानती है वह जनजाति हमारी कौन सी, तड़वी कहलाती है। ठीक है, और यह भीलों की क्या है दोस्तों उपजाति है। उमड़ी है, बेगास है और राठ है। ये नाम ध्यान रखना, उपजातियों से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे दोस्तों इनके वस्त्र आभूषण जानते हैं। तो यह जनजाति आभूषण जो है वह कैसे चटकीले जो है रंग वाले जो है कपड़े पहनती हैं और आभूषण प्रिय है, आभूषण इनको पसंद है। सामान्यतः चांदी के ज्यादा आभूषण धारण करते हैं। देखो यहाँ पर एक बोझेला नाम दिया है, तो बोझेला मतलब जो सिर पर एक चांदी का जो है आभूषण पहना जाता है, जिसे ये क्या कहते हैं दोस्तों, बोझेला। और फुल्ली जो है नाक में पहनने वाला एक क्या है दोस्तों, आभूषण। ठीक है, और ये चांदी से बने आभूषणों को पहनना तथा चटकीले रंग के कपड़े जिसमें घाघरा और दुपट्टा की बात करें तो उसको पहनना पसंद करते हैं। ठीक है, एक प्रिंट है दोस्तों नंदना प्रिंट। ठीक है, और ये नंदना प्रिंट के कपड़ों का प्रयोग यह जनजाति सर्वाधिक करती है और सामान्यतः मंदसौर और नीमच वाले क्षेत्र में जो है इसका प्रचलन है, नंदना प्रिंट को। ठीक है, और नीमच जिले के तारापुर गांव की प्रचलित ब्लॉक प्रिंट का नाम ही क्या है दोस्तों, नंदना प्रिंट। ठीक है, ध्यान रखना। आगे
पंजादरी, इसे पुंजादरी भी बोला जाता है, और यह भील समुदाय की महिलाओं द्वारा बनाई जाने वाली कला है जो मुख्यतः अलीराजपुर के जोबट तहसील में प्रचलित है। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों, भील समुदाय की महिलाओं द्वारा जो है बनाई जाती है पुंजादरी, और यह कहाँ, अलीराजपुर की जोबट तहसील में प्रचलित है। भील जनजातियों की महिलाएं जो है अंगरखा नामक वस्त्र धारण करती है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से ध्यान रखना। अंगरखा नामक वस्त्र धारण जो है कौन करती है, भील जनजाति की महिलाएं। ठीक है, चलो, पुरुष धोती व रंगीन बंडी पहनते हैं, बंडी मतलब ऐसा सेंडो टाइप रहता है दोस्तों, वह पहनते हैं ये, और कान में चांदी की बाली, हाथ में कड़ा तथा सिर पर चमकदार पगड़ी धारण करते हैं। ठीक है, चलो, इनके निवास स्थान की बात करें तो दोस्तों, भील अपने घरों को किससे निर्मित करते हैं दोस्तों, मिट्टी से, पत्थर से तथा बांस का प्रयोग करके अपने घर बनाते हैं। और इनके निवास स्थान को क्या कहते हैं दोस्तों, फालिया, फालिया इनका निवास स्थान है, और इनके घर को कहते हैं कू। दोनों बातें ध्यान रखना, निवास स्थान अलग है, निवास स्थान की यदि हम बात करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, फालिया, और घर जो है, घर की अगर हम बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, कू। ठीक है, तो निवास स्थान ज्यादा बड़ा शब्द है, ऐसे याद रखना, इसलिए फालिया जो है इनके निवास स्थान को कहा जाएगा, और घर छोटा शब्द है तो कू जो है इनके घरों को कहा जाता है। इस प्रकार से ध्यान रख लीजिएगा, एग्जाम टाइम में दोनों ऑप्शन दे देगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे और सही आंसर तक नहीं पहुंच पाओगे। ठीक है, तो इसलिए इस रूप में इसको ध्यान रख लीजिएगा। इनके गांव को क्या कहा जाता है दोस्तों, पाल कहा जाता है, तथा गांव के मुखिया को गमेती कहा जाता है। ये बात भी आप यहाँ पर ध्यान रखना, इंपोर्टेंट है, निवास स्थान से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, इनके खान पान की अगर हम बात करें तो यह शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों रूप में पाए जाते हैं, और यहाँ पर राज्य में झाबुआ एवं अलीराजपुर इलाके में जो जनजाति क्षेत्र हैं, इनमें आदिवासियों का प्रिय भोजन क्या है दोस्तों, दाल पनिया। जो दाल पानिया जो है ये झाबुआ अलीराजपुर में जो रहने वाली जनजाति क्षेत्र है इनका है। ठीक है, दाल और पानिया। अगला है दोस्तों, भील जनजाति प्रायः पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करती है, जिसके कारण यह अपने भोजन में मोटे अनाजों का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, जैसे मक्का की रोटी, ताड़ी, ज्वार, ये जो है, ताड़ी तो पेय पदार्थ है, इनका ये जो क्या करती है दोस्तों, प्रयोग करती है। ये ताड़ी एवं महुआ की शराब का सेवन करते हैं, और वर्षा ऋतु से पूर्व जो है भीलों द्वारा विशेष सामूहिक भोजन किया जाता है, जिसे उजवाणी कहते हैं, इंपोर्टेंट है, ये फैक्ट भी आपके पास अभी नहीं होगा, इसको ध्यान रखिएगा। वर्षा ऋतु से पहले ही जो है भील जनजाति जो है विशेष रूप से एक सामूहिक भोजन का आयोजन करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, उजवाड़ी। और भील विशेषतः दोस्तों कड़कनाथ प्रजाति के मुर्गे का मांस खाना पसंद करते हैं, जिसे झाबुआ जिले में जो है पाया जाता है, और 2018 में जीआई टैग प्रदान किया गया था इस कड़कनाथ प्रजाति के मुर्गे को। पूरा काला रहता है दोस्तों, इसका ब्लड भी काला निकलता है, और प्रोटीन से ये प्रचुर मात्रा में इसमें प्रोटीन रहता है। ठीक, प्रोटीन से युक्त रहता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो, अस्त्र शस्त्र की बात करें तो वही धनुष और बाण जो है इनके क्या है दोस्तों, प्रमुख रूप से प्रयोग में लिए जाने वाले अस्त्र शस्त्र है, जिसमें धनली बोला जाता है धनुष को, और बिलखी बोला जाता है बाण को। बिटलो जो है ये पक्षियों के शिकार हेतु एक प्रकार का बाण होता है, और गुलेल तथा तलवार ये रखते हैं, जिसे स्वयं की सुरक्षा रखते हैं। गुलेल मतलब ऐसे लकड़ी से दो ऐसे बनाते हैं, और फिर ऐसे रबड़ से खींच के उसको मारते हैं, ये इस प्रकार जो है अपना शिकार करते हैं। तो यहाँ पर ये बात भी ध्यान रखना, सुरक्षा भी स्वयं की इसी प्रकार से ही सुनिश्चित करते हैं। आगे इनका जन्म संस्कार दोस्तों, तो भीलों में जन्म शिशु के जन्म के 7वें दिन माता को हल्दी लगाकर स्नान करवाया जाता है। देखो, भीलों में जन्म से जो शिशु है उसके जन्म के 7वें दिन, कौन से दिन दोस्तों, 7वें दिन जो है हल्दी लगाकर स्नान करवाया जाता है, जिसे हम शांता प्रथा के रूप में जानते हैं। एक प्रथा है दागना प्रथा, जिसमें शिशु को गर्म लोहे की राड या चूड़ी से बीमारियों से बचाने के लिए दागा जाता है। तो दागना प्रथा और शांता प्रथा दोनों किससे संबंधित दोस्तों, भील जनजाति से संबंधित है। ठीक है, और यह जो है जन्म संस्कार है इनके। इसी प्रकार इनके अपने मृतक संस्कार भी है, जिसमें इनकी मृत्यु होने पर इनको क्या किया जाता है दोस्तों, जलाया जाता है ना। और इनके जो पूर्वज है उन पूर्वजों के लिए पत्थर, लकड़ी और सीमेंट के मृतक स्तंभ भी बनाए जाते हैं। इसमें दोस्तों कट्टा प्रथा है जो मृत्यु भोज से संबंधित है। कट्टा प्रथा का संबंध किस जनजाति से, भील जनजाति से संबंधित है, जो सामान्यतः इनके मृत संस्कार के बोझ से संबंधित है। ठीक है, चलो, गाता या गातला ये नाम भी याद रखना। जब किसी व्यक्ति की शौर्य से मृत्यु हो जाती है तो देह संस्कार के स्थान पर
एक पत्थर चिन्ह गाड़ा जाता है, ठीक है। और मृतक के तीसरे दिन सामूहिक भोजन करवाया जाता है जिसे टिया कहा जाता है, ठीक है। तो ये इनके मृतक संस्कार है, इनको आप अच्छे से ध्यान रखना। इनकी आर्थिक परंपराओं की यदि हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर भीलों की आर्थिक परंपरा में सबसे पहले कृषि देखते हैं। भील जनजाति अपने जीवन यापन के लिए मूलतः कृषि पर आश्रित है और यह पहाड़ी वनों को जलाकर कृषि करते हैं जिसे चिमाता कृषि कहा जाता है। और दजिया कृषि भी है। तो भीलों द्वारा मैदानी क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि कौन सी दोस्तों? दजिया कृषि है। और भील समाज का प्रमुख अनाज है मक्का, तथा अनाज को सुरक्षित रखने के लिए कनगी कोठी का ये प्रयोग करते हैं। कनगी कोठी ध्यान रखिएगा। और यह जो किससे बनी रहती है? बांस से बनी होती है। और भीलों में हलमा परंपरा का प्रचलन है जो फसल की बुआई तथा कटाई के समय एक दूसरे का सहयोग करके मनाई जाती है। हलमा परंपरा ये जल संरक्षण की भी अपनी एक परंपरा है, जिसमें जल को संरक्षित करने के लिए यह जो है क्या करते हैं, साथ में बैठकर जो है निर्णय लेते हैं कि किस प्रकार जो है जल का संरक्षण किया जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना 2005 में इस प्रकार की परंपरा जो है इसके लिए जो है शुरू भी की गई थी। और पशुपालन की यदि हम बात करें, तो कृषि के पश्चात पशुपालन भील जनजाति की आजीविका का प्रमुख व्यवसाय है, जिसमें यह बकरी, गाय, मुर्गी पालन, मछली पालन, वन से प्राप्त होने वाले फल को प्राप्त करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं, ठीक है। चलो अब इनकी विशिष्ट कलाएं देख लेते हैं दोस्तों, जिसमें हम नृत्य कला, नाट्य कला, चित्रकला और गोधन कला को देखेंगे। सबसे पहले इनकी नृत्य कला को देखते हैं दोस्तों। भगोरिया, पाली, लहरी, देखो ये सारे नाम याद रखना दोस्तों। आपसे नृत्य पूछा जा सकता है कि आमो सामो नृत्य का संबंध किस जनजाति से? आपको ध्यान होना चाहिए भील जनजाति से, ठीक है। भगोरिया आपको पता है, पाली भी पता होगा, लहरी आपको ध्यान नहीं है। लहरी, आमो सामो, सलावणी, दौड़वणी, घोड़ी गोरी, घूमर, कठपुतली, वीरवालिया, डोहिया, डोहा, कहरवा, बड़वा, दागला, टोडा, नेवताली, राय बुड़लिया, हाथीमना, पाइखो, लोहारी या लोहरी, ये सब इनकी क्या है दोस्तों? नृत्य कला है। आपसे डोहिया सीधा सीधा पूछा जा सकता है किस जनजाति में प्रचलित लोग ये नृत्य कला है। तो आपको ध्यान होना चाहिए दोस्तों, डोहिया जो है भील जनजाति से संबंधित है। इसी प्रकार दोस्तों लोक नाट्य में यह जो है गौरी है और यह भीलों का सबसे प्रमुख लोक नाट्य है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इनकी जो है कलाओं में नृत्य कला देख ली है, लोक नाट्य देख लिया। अब देखते हैं दोस्तों चित्रकला। चित्रकला में पिथोरा सबसे प्रसिद्ध है ना। तो पिथोरा चित्रकला यह कब बनाई जाती है दोस्तों? नवई पर्व पर, ठीक है। और नंदना प्रिंट हमने अभी देखा था, यह नीमच जिले के तारापुर गांव में प्रचलित है, जो कपड़ों पर उकेरी जाती है, ठीक है। और अन्य भी इनमें प्रचलित चित्रकलाएं हैं, जैसे पंजादरी है ना, अलीराजपुर के जोबर तहसील में महिलाओं द्वारा बनाई जाती है। कचोली, गोतरेज और दीवानिया, दोस्तों ये चित्रकलाएं ध्यान रख लेना, ये अन्य में जो दी गई है ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसी प्रकार गोधन कला, जिसमें गोधन कला एक सामाजिक इनकी पहचान है। और भील जनजाति की महिलाएं अपने श्रृंगार को बढ़ाने के लिए गोदना बहुत पसंद करती है, ठीक है। तो ये बात भी यहाँ पर ध्यान रखना है। वाद्य यंत्र में दोस्तों फरिया, पुंगी है ना, पावली, बांसुरी, बड़ा ढोल, थाली, तासा, गंठी, ढाक, ये सब जो है इनके क्या है? वाद्य यंत्र है। इसी प्रकार इनके त्योहारों को देखें दोस्तों, तो भील जनजाति के प्रमुख त्योहार प्रायः हिंदू धर्म के त्योहारों के समान होते हैं, जैसे होली, दिवाली, दशहरा आदि। इसके अलावा अक्खा तीज, संजा, हसन माड़ा, चलनी, सावन माता, यात्रा, ये सब क्या है दोस्तों? इनके प्रमुख त्योहार है, ठीक है। तो त्योहारों के साथ साथ हमने वाद्य यंत्र भी यहाँ पर देख लिए। अब देखते हैं दोस्तों इनके उत्सव। सबसे पहले भगोरिया देखते हैं, ठीक है। यह होली के अवसर पर या फागुन माह या मार्च माह में मनाया जाता है। कौन सा उत्सव दोस्तों? भगोरिया उत्सव। यह कितने दिनों का होता है? आपको ये बात ध्यान रखनी है, यह 7 दिनों का होता है। और इसमें कौन सा नृत्य किया जाता है? इसमें नृत्य किया जाता है गेहर नृत्य। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, गेहर नृत्य का संबंध किस जनजाति से है दोस्तों? भील जनजाति से। और ये भगोरिया उत्सव में किया जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। और इसका प्रारंभ जो है दोस्तों गुजरात के दाहोद नामक स्थान से माना जाता है, ठीक है। और इस पर्व को मुख्यतः 3 भागों में मनाया जाता है। भगोरिया उत्सव जो है इसको 3 रूप में मनाया जाएगा: गुलालिया, गोल गधेड़ो और उजाड़िया।
ध्यान रखना दोस्तों, गुलालिया, गोल गधेड़ो और उजाड़िया, यह जो है 3 भागों में मनाया जाता है हमारा भगोरिया उत्सव, ठीक है। और इसे जो है भीलों का प्रणय उत्सव भी कहा जाता है भगोरिया उत्सव को। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों गुलालिया। देखो ये है हमारा गुलालिया, ठीक है। और गुलालिया उत्सव जो है यह जो है होली के जैसे लग रही है, होली के प्रारंभ में ही जो है सबसे पहले इसी का आयोजन किया जाता है। और ये प्रारंभ के 2 दिनों तक यह जो है आयोजित होता है। और इसमें विवाह के लिए जो इच्छुक युवक एवं युवतियां हैं, ये क्या करती हैं दोस्तों, जैसे मान लो एक पूरा ऐसा मेला लगता है, इस मेले में फिर सब जो है होली के मेले में घूमने आते हैं। ऐसे में जैसे किसी युवक ने किसी युवती को पहले से पसंद कर रखा है, इसमें सामान्यतः पहले से ही पसंद कर लिया होता है, लेकिन वो होली का ये जब त्योहार आता है तब तक इंतजार करते हैं। फिर ऐसे में गुलाल लेकर वह युवक अपनी पसंद की जो युवती रहेगी उस पर गुलाल लगा देगा। परिणाम स्वरूप यदि वह महिला या युवती जो है पुनः उस व्यक्ति को भी गुलाल लगा देगी, तो ऐसे में उनका विवाह फिर संपन्न करा दिया जाता है, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर ध्यान रखना। लेकिन अगर उसने सामने वाले से होली के 2 3 दिन 4 दिन 5 दिन पहले लड़ाई कर ली और फिर वह होली पर जैसे यह उत्सव आएगा, गुलालिया उत्सव, इसमें जब वो रंग लगाने जाएगा तो हो सकता है कि उसके गुस्सा जो है 4 5 दिन का, उसकी वजह से उसके विवाह में अवरोध आ जाए और बदले में वह युवती उस पर गुलाल नहीं लगाए, तो उनको फिर से अगले साल होली तक क्या करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा यदि आप इस प्रकार से जानते हो या आप इस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, ठीक है। चलो यहाँ पर देखो, इसको एक बार और मैं बता देता हूँ। इसमें विवाह हेतु इच्छुक युवक अपनी पसंदीदा युवती को गुलाल लगाकर अपने प्रेम को व्यक्त करता है। यदि युवती भी युवक को प्रतिक्रिया स्वरूप गुलाल लगा देती है तो युवती की सहमति मान ली जाती है और बाद में उनका विवाह करवा दिया जाता है। फिर आता है दोस्तों गुलालिया के बाद आएगा गोल गधेड़ो। गोल गधेड़ो की यदि हम बात करें तो गुलालिया के बाद 3 दिनों तक यह चलता है। दोस्तों इनके दिवस जरूर याद करना, ये है 2 दिनों के लिए, ये है 3 दिनों के लिए, और ये फिर जो है ये उजाड़िया जो है लास्ट में, यह भी है 2 दिन के लिए। तो टोटल कितने, 7 दिन तक चलता है भगोरिया, ठीक है। अब गोल गधेड़ो में दोस्तों गुलालिया के बाद जो है 3 दिनों तक जो है यह चलता है गोल गधेड़ो। और इसमें जो है युवतियां युवकों के समूह को घेरे रहती है तथा युवक अपनी पसंद की युवती को लेकर वहां से भाग जाता है। यदि वे दोनों पकड़े नहीं जाते हैं तो उनका विवाह संपन्न करा दिया जाता है। गोल गधेड़ो अभी हम थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था कि जो युवतियां है वो क्या करेगी, एक गोला बनाकर खड़ी रहेगी और बीच में जो है कुछ युवक वहां पर उपस्थित होंगे। इन युवकों को देखो परीक्षा विवाह भी है यही, इसमें उनको शारीरिक रूप से मानसिक रूप से प्रताड़ित भी किया जाता है, बोला भी जाता है। लेकिन यदि उस ग्रुप में से वो लड़का निकल कर उस महिला का हाथ थाम कर यदि वहां से भाग जाता है तो बाद में फिर उन दोनों का विवाह करवा दिया जाता है। ये है गोल गधेड़ो। फिर अंतिम रूप से आएगा दोस्तों उजाड़िया। जब मेला लगभग समाप्त होने वाला होता है, उजड़ने वाला होता है, तब यह जो है मनाया जाता है उजाड़िया। यह जो है भगोरिया पर्व के अंतिम 2 दिनों में मनाया जाता है और इसमें जनजाति लोग अपनी आवश्यकता की वस्तुएं खरीदते हैं और इस मेले के पश्चात यह पर्व उजड़ जाता है, इसलिए इसे उजाड़िया कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर 7 दिन का है हमारा भगोरिया उत्सव, इसको ऐसे ध्यान रखना। उत्सव के बाद हम थोड़ा देख लेते हैं दोस्तों मेले। सबसे पहले बेणेसर का मेला देखो दोस्तों, ये बेणेसर का मेला इंपॉर्टेंट है। यह राजस्थान के डूंगरपुर में सोम, माही तथा जाखम नदियों के संगम पर आयोजित होता है और इसे आदिवासी जनजाति का कुंभ भी कहा जाता है। इसमें रासलीला और गोबर का प्रदर्शन किया जाता है, ठीक है। ध्यान रखना, बेणेश्वर मेला कहाँ पर दोस्तों, राजस्थान के डूंगरपुर में, ठीक है। इसी प्रकार एक है दोस्तों इंदल मेला, पूछा गया है कई बार टेस्ट सीरीज वगैरह में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इंदल मेला। तो यहाँ पर यह मेला की जनजाति संबंधित है, भील जनजाति से। तो भील जनजाति अपनी मनोकामना को पूरा करने के लिए इंदल का आयोजन करती है और यह इंदल मतलब दोस्तों इंद्र देवता, और इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए ही इस मेले का आयोजन किया जाता है, ठीक है। घोटिया अंबा का मेला दोस्तों, तो घोटिया अंबा का मेला जो है यह राजस्थान के बांसवाड़ा क्षेत्र में चैत्र अमावस्या के समय लगता है, जिसे भीलों का कुंभ कहा जाता है, ठीक है। ये आदिवासी जनजाति का कुंभ हो गया और ये भीलों का कुंभ हो गया, घोटिया अंबा का मेला। गाय गोहरी मेला की अगर बात करें दोस्तों तो यह झाबा और अलीराजपुर, इन दोनों के स्थानीय जनजातियों द्वारा दिवाली के अगले दिन संतान प्राप्ति और स्वस्थ रहने के लिए गाय
गोहरी नामक मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है, इसको आप यहाँ पर ध्यान रखना। चलो आगे दोस्तों, भाषा एवं बोली। भाषा एवं बोली इस जनजाति की जो भाषा है, भीली है, भिलाली, बरेली, पाटलिया आदि जो है भील जनजाति की भाषा एवं बोली है। अगर साहित्य की मैं बात करूं दोस्तों, तो अभी 2025 के प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था। ठीक है, भील जनजाति का। तो टीबी नायक जो है दोस्तों, इन्होंने एक पुस्तक लिखी है द भील स्टडी, और इसके बारे में आप ध्यान रखना, अभी 2025 में ये पूछा गया था। ये भील जनजाति से संबंधित साहित्य है जो इम्पोर्टेंट है ना। अब हमने पूरी क्लास को बेहतर तरीके से देख लिया दोस्तों, है ना, थोड़ा समझ कर, थोड़ी कहानी के माध्यम से, थोड़ा तथ्यात्मक रूप से। क्योंकि ये क्लास जो है दोस्तों पूरी तथ्यात्मक रूप से है, इसलिए इसमें ज्यादा सोचने जैसी बात नहीं है। जो आपके सामने आता है उसको आपको याद रखना पड़ेगा, चाहे स्टोरी के माध्यम से रखो या बार बार उसको देख कर रखो, लेकिन याद ऐसे ही करना पड़ेगा। थोड़ा सा इसको एक नज़र में पूरी क्लास को हम एक बार देखते हैं, फिर इस क्लास को हम विराम देंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले बात कर लेते दोस्तों भौगोलिक विस्तार की। तो जनजातियों के भौगोलिक विस्तार की मैं बात करूं, तो पश्चिमी क्षेत्र हमने सबसे पहले देखा, झाबा, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, रतलाम आदि। ये क्या है दोस्तों, इसका भौगोलिक विस्तार है। फिर दोस्तों इनके उपनाम क्या है, इनके उपनाम है पुलीन, वनपुत्र और तीरंदाज। ये इनके क्या है दोस्तों, उपनाम है। उपजातियां क्या है दोस्तों, भिलाला जो सबसे बड़ी इसकी उपजाति है, फिर है बरेला, पटालिया, रथिया, उजला, तड़वी। तड़वी जो है इस्लाम धर्म को क्या करती है दोस्तों, यहाँ पर स्वीकार कर रही है, मान रही है। दूसरा है बोला और उमड़ी, ये क्या है दोस्तों, इसकी प्रमुख उपजातियां हैं। विवाह इसमें कौन कौन से अभी हमने देखे थे दोस्तों, घरघुसी या घुसपैठिया विवाह, गंधर्व विवाह, अपहरण विवाह, गोल गधेड़ो विवाह, सेवा विवाह, शक्ति विवाह, नात्रा विवाह, परीक्षा विवाह, विनिमय विवाह, जिसमें हम वधु धन का प्रचलन देखते हैं। ठीक है, तो ये हमने विवाह देखे। इसके अतिरिक्त भी कन्या मूल विवाह, वधु मूल्य दापा, है ना, ये यहाँ पर इसकी प्रमुख क्या है, विवाह की प्रथाएं। अगला है दोस्तों उत्सव। उत्सव में हमने भगोरिया देखा, गुलालिया, उजाड़िया, गोल गधेड़ो और इंदन। ये इसके प्रमुख उत्सव और मेले हैं जिनको हमने अभी देखा है। नृत्य में दोस्तों गोरी नृत्य, घूमर नृत्य, कठपुतली नृत्य, दोहा नृत्य, कहेरवा, पड़वा, दागला और दोहिया, ये इसके क्या है दोस्तों, प्रमुख नृत्य है। इन्हें भी हमें देखना है। इसके साथ साथ इनके प्रमुख देवता, जिसमें दोस्तों राजा पंथा जो है यहाँ पर हमने देखे थे, बाप देव या इंद्र देव, जस्सा देवी जिसे लक्ष्मी के रूप में ये पूछते हैं, सोवन माता, पिठोरा कुंवर, जातूबाई, राम, हनुमान, गणेश आदि जो है भगवान इनके क्या है दोस्तों, प्रमुख देवता है। ठीक है, गांव या आवास की अगर हम बात करें तो इनके गांव को कहा जाता है दोस्तों पाल, और यह जो है बड़ा गांव होता है। ठीक है, और इनका जो निवास स्थान है फालिया, यह क्या होता है दोस्तों, छोटा गांव होता है। इनके मकान को या घर को कहा जाता है कु। और यहाँ पर भाषा एवं बोली की अगर हम बात करें तो भीली इनकी भाषा एवं बोली है। और कला में सबसे पहले हम देखेंगे पिथोरा जो विश्व प्रसिद्ध भीली चित्रकला है, पंजादरी जिसका निर्माण जोबट के अलीराजपुर में, अलीराजपुर के जोबट में जो है महिलाओं द्वारा किया जाता है, नंदना प्रिंट, दीवानिया, गोतरेज। गोदरेज जो है यह शुभ अवसर पर दीवार पर बनाई जाती है। ठीक है, गोदरेज ध्यान रखना दोस्तों। प्रमुख व्यक्तित्व इसके तो टांटिया मामा जो है भील, है ना, भीमा नायक, खाज्या नायक, पेमा फालिया जो प्रमुख चित्रकार है, भूरी बाई, मामा बालेश्वर दयाल जिन्हें भीलों का गांधी हम कहते हैं, ये इनके क्या है दोस्तों, प्रमुख व्यक्तित्व है। तो यहाँ पर एक नजर में हमने पूरी जनजाति को भी अच्छे से देख लिया दोस्तों। आज की हमारी इस क्लास में हमने भील जनजाति को बहुत अच्छे से समझा है, और इसी रूप में आपको मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड करूँगा। नोट्स में और अतिरिक्त जानकारी है जो आपको आपके एग्जाम से संबंधित है, जिनको आपको देखना रहेगा, वो सारे मैं ओमकार इंस्टीट्यूट की ऐप पर अपलोड कर दूंगा। आगे से हमारी जो क्लास रहेगी दोस्तों अब एप्लीकेशन पर होगी, जिसमें हम समग्रता के साथ पूरी इकाई 10 को अच्छे से कंप्लीट करेंगे। ये है हमारे संस्थान द्वारा आयोजित पुस्तक दोस्तों, जो 2026 के लिए अक्टूबर एंड में लॉन्च कर दी जाएगी। ठीक है, तो आप जरूर इसे देखिएगा दोस्तों, बेहतर तरीके से सारी बातों का यहाँ पर संकलन किया गया है ना। इसके साथ साथ दोस्तों यदि आप एमपीपीएससी मेंस का प्रिपेयर करना चाहते हो, तो मेंस का प्रिपरेशन करना चाहते हो दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों अभी आपके लिए मात्र 10,000 रुपए में पूरा प्री प्लस मेंस जो है 2026 को ध्यान में रखकर शुरू कर दिया गया है, जिसमें दोस्तों सारे नोट्स आपको, सारे पेपर्स के नोट्स प्लस 10 यूनिट्स प्रीलिम्स की जो इकाई आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी।
जिसमें यदि आप केवल प्रीलिम्स ज्वाइन करना चाहते हो तो मात्र 3,000 रुपए में आपको पूरा प्रीलिम्स पढ़ाया जाएगा दोस्तों, जिसमें आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड वीडियो रहेंगे, प्लस आपको सारे नोट्स जो है बुकलेट फॉर्म में प्रोवाइड करवाई जाएंगे, ठीक है। और यदि आप मेंस करना चाहते हो केवल, तो केवल 8,000 रुपए में संपूर्ण मेंस जो है आपको बेहतर फैकल्टी के माध्यम से करवाया जाएगा, जिसमें टेस्ट सीरीज रहेगी आपकी, आंसर राइटिंग आपका प्रोग्राम पूरा रहेगा, उसमें सारी बातें आपको बेहतर तरीके से बताई जाएंगी, ठीक है। तो ये सारी बातें आप ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ दोस्तों यदि आप मेंस के थर्ड पेपर का पार्ट ए कंप्लीट करना चाहते हैं तो जुड़िएगा मुझसे दोस्तों। मात्र 499 रुपए में पूरा आपको थर्ड पेपर का पार्ट ए कंप्लीट करवाऊंगा, जिसमें 5 यूनिट शामिल होगी। 5 यूनिट नेवेन सर द्वारा आपको पढ़वाई जाएगी, 4 यूनिट में आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो अच्छे से जो दोस्तों जुड़िएगा। और अब जो है आगे की क्लास जो है हम हमारी ओमकार इंस्टीट्यूट की ऐप पर देखेंगे, ठीक है। और इसके अतिरिक्त दोस्तों एक बात और, आने वाली कुछ प्रीलिम्स की कक्षाएं जो है मैं यूट्यूब पर लेने वाला हूँ, जिसमें हम इकाई पहली देखेंगे, इकाई दूसरी देखेंगे, इवन इकाई 6 जो है हमारी, थोड़ा डेटा अभी और लेटेस्ट हो जाए उसको मैं बेहतर तरीके से लेकर आने वाला हूँ। करंट अफेयर्स की क्लास आपकी चल रही है। करंट अफेयर्स को लेकर एक बात और मैं आपको बता देना चाहूंगा दोस्तों, यूनिट 8 में एमपी वाला जो है आपका करंट अफेयर्स का पूरा जो यहाँ पर दिया हुआ सिलेबस में, वो मैं कंप्लीट करवा रहा हूँ दोस्तों। आपने यदि जनवरी से लेके जून तक का वीडियो नहीं देखा है एमपी करंट अफेयर्स का तो देख लीजिएगा, उसमें मैंने सारे आयाम कवर किए हैं जो पिछले 5 वर्षों में एमपीपीएससी द्वारा जिन बिंदुओं से क्वेश्चन करंट को लेकर पूछे जा रहे हैं वो सारे कवर किए हैं। जून के साथ साथ दोस्तों जुलाई माह का सेपरेट वीडियो जो है पूरा एमपी का करंट अफेयर्स मैंने वहां पर डाल दिया है। और अब जो है अगस्त से डेली जो है आपकी 1 या 2 दिन में रोज जो है आपकी क्लास डलती है यूट्यूब पर करंट अफेयर्स की, तो कंटिन्यू कर लीजिए अगस्त से, जिसमें हम एक समझ के साथ जो है हमारी क्लास को प्रारंभ कर रहे हैं दोस्तों। करंट अफेयर्स ही नहीं रहेगा, उसमें एक समझ के साथ हमें किस प्रकार से क्वेश्चन यदि मेंस में हमारी करंट से संबंधित कुछ बिंदु आते हैं तो कैसे हम उसको अच्छे से लिख पाए, इन सारी बातों पर वहां पर हम विशेष रूप से चर्चा करते हैं, ठीक है। तो जुड़े रहिएगा दोस्तों, और जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।